Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB and AIR news for 8th of April और PDF जो है वो हिंदू का भी और PIB AIR का भी रिलीज़ हो चुका है अप टू मार्च। तो आप में से जिन्होंने नहीं लिया है वो ले सकते हैं। इट इज़ फॉर द क्विक रिवीजन। जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है आपको रिवीजन का टेंशन होने लगा होगा। सो यू कैन गो टू दिस लिंक एंड यू कैन बाय इट ओवर देयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज़। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो इनको अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, तो क्या नाम है बताना है। सेकंड इज वेयर इज वेलावदर नेशनल पार्क लोकेटेड। थर्ड इज वेयर इज वरादीरो रीफ सिचुएटेड एंड वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर मरीन बायोलॉजिस्ट टू बी स्टडीड। ठीक है, तो इस रीफ को अभी स्टडी करना क्यों ज़रूरी है मरीन बायोलॉजिस्ट के लिए और ये कहाँ पर है। फाइन, अब न्यूज़ देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किए हैं इंडिया रैंकिंग्स 2019 और अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। ठीक है, तो एरिया और इंडिया रैंकिंग्स। अब याद इसमें ये रखना है कि ये इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं ये रैंकिंग्स। ठीक है, तो इसमें अवार्ड्स दिए गए हैं। जैसे इंडिया रैंकिंग अवार्ड टू द टॉप 8 इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कैटेगरी में दिए हैं और एरिया अवार्ड्स भी जो हैं ये इनोवेशन अचीवमेंट के लिए दिए गए हैं टू द टॉप 2 इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो इसमें ओवरऑल रैंकिंग के अलावा कैटेगरी स्पेसिफिक रैंकिंग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लिए और इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक रैंकिंग भी की गई है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी की है। मेन आपको याद रखना है ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस को अवार्ड करने के लिए हैं। ओके, नाउ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे। तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब है? 10 अप्रैल को है। ओके, एंड ये काय के लिए है कॉन्फ्रेंस? इट इज़ टू डेलिब्रेट ऑन लिंकिंग एजुकेशन एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस विथ रिसर्च। ठीक है, तो पढ़ाई और प्रैक्टिस को पूरा रिसर्च से जोड़ने के लिए है ये, और इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH। ये एक ऑटोनॉमस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है, याद रखना है। ठीक है, अब वर्ल्ड होम्योपैथी डे हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। और क्यों मनाया जाता है? टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हेनीमैन। तो ये डॉक्टर हेनीमैन की ही फ़ोटो है, तो आपको फ़ोटो इसलिए डाली जाती है ताकि आपको दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। ठीक है, ईजी रहता है पिक्चर आपको अगर देखी हुई रहती है तो। सो रिमेंबर ही इज़ द फाउंडर ऑफ और द फादर ऑफ होम्योपैथी। ओके, और नाम क्या है? डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिच सैमुअल हेनीमैन। और अब ये जो कन्वेंशन हो रहा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इससे मतलब ये CCRH क्या करेगा? सो इट इज़ टेकिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू रिव्यू द पाथ ट्रॉडन सो फार, और जो चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं और आगे की स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए होम्योपैथी को लेकर। और वही बात है कि एजुकेशन को रिसर्च से जोड़ना है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और देयर इज़ ऑल्सो नीड टू इंश्योर द प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी होम्योपैथी ड्रग्स इन द मार्केट। ठीक है, तो होम्योपैथी ड्रग्स भी उनका प्रोडक्शन भी अच्छा हो और अवेलेबिलिटी भी हो हाई क्वालिटी ड्रग्स की। ठीक है, नाउ थर्ड न्यूज़ वाज अबाउट द सर्विस वोटर। तो सर्विस वोटर के बारे में देख लेते हैं कि होता क्या है। तो ही इज़ अ वोटर हैविंग सर्विस क्वालिफिकेशन। अब सर्विस क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो उसके प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 20 में दिए गए हैं ऑफ RPA, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950। और ये सर्विस क्वालिफिकेशन क्या होते हैं देख लेते हैं। यानी कोई भी ऐसा वोटर हु इज़ अ मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन, और या फिर ही इज़ मेंबर ऑफ अ फोर्स जिसके ऊपर प्रोविजंस ऑफ द आर्मी एक्ट 1950 अप्लाई करते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया कि आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर होना चाहिए। दूसरा ऐसी फोर्स का मेंबर होना चाहिए जिस पे आर्मी एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई करें। ओके, थर्ड कि बीइंग अ मेंबर ऑफ एन आर्म्ड पुलिस फोर्स ऑफ अ स्टेट। तो फर्स्ट पॉइंट था यूनियन का होने के लिए, थर्ड पॉइंट है ऑफ अ स्टेट का होने के लिए, एंड फोर्थ इज बीइंग अ पर्सन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर एम्प्लॉयड है बट इज पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। ओके, ना पोस्ट आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज हैं सर्विस क्वालिफिकेशन की। ओके,
तो अब जो सर्विस वोटर डिफेंस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को बिलोंग करते हैं, उनके पास में ऑप्शन होता है कि या तो वो पोस्टल बैलेट के थ्रू या फिर प्रॉक्सी वोटर के थ्रू अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। जो उसको प्रॉक्सी वोटर को वो खुद ही अपॉइंट करते हैं, ओके। अब डिफरेंस क्या रहता है दोनों में, तो ऑर्डिनरी इलेक्टर जो रहता है, दैट ही और शी इज रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जहाँ के वो उनका ऑर्डिनरी रेसिडेंस जहाँ का है, वहीं के इलेक्टोरल रोल में वो रजिस्टर्ड होते हैं, ओके। एंड पर्सन हैविंग सर्विस क्वालिफिकेशन अगर चाहे तो ही कैन गेट एनरोल्ड एज सर्विस वोटर अपनी नेटिव प्लेस पे, और हालांकि हो सकता है कि ही में एक्चुअली भी रिसाइडिंग एट अ डिफरेंट प्लेस, ठीक है। तो वो अभी कहीं और पोस्टेड हो और वो सर्विस वोटर की तरह जहाँ पे उनकी नेटिव प्लेस है वहाँ पे एनरोल हो सकते हैं, फाइन। अब जो वाइफ ऑफ अ सर्विस वोटर रहेगी, इफ़ शी इज़ ऑर्डिनरली रिसाइडिंग विथ हिम, तो उनको भी सर्विस वोटर की तरह माना जाएगा, ओके। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सर्विस वोटर ने खुद के लिए अप्लाई किया है, अगर अपनी वाइफ को भी अगर वहाँ पे मतलब वो एक खुद डिक्लेरेशन देते हैं, अगर वो ऐसा डिक्लेरेशन दे तो वाइफ भी सर्विस वोटर रहेगी। लेकिन याद रखना, उनके बेटे बेटी, सन, डॉटर, रिलेटिव, अगर वो भी उनके साथ में रह रहे हैं, बट दे कैन नॉट बी एनरोल्ड एज अ सर्विस वोटर, ओके। और ये जो फैसिलिटी है, ये उनको भी अवेलेबल नहीं रहती टू द हस्बैंड ऑफ अ फीमेल सर्विस वोटर, यानी केवल ये मेल सर्विस वोटर और उनकी वाइफ के लिए है। फीमेल सर्विस वोटर यदि है तो उनके हस्बैंड के लिए ये फैसिलिटी नहीं है, ओके। अब जो सर्विस वोटर फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी हमने देखी थी, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस यूनियन के या फिर जो आर्म्ड फोर्सेस एक्ट में आता है फोर्स, ऐसा कोई, तो वहाँ के जो सर्विस वोटर है वही है, उनके पास में दो ऑप्शंस होंगे, पोस्टल बैलेट या प्रॉक्सी वोटर। तो अगर जो सर्विस वोटर प्रॉक्सी के थ्रू वोट करने के लिए ऑप्ट करता है, उसको क्लासिफाइड सर्विस वोटर कहा जाता है, ओके। और सर्विस वोटर जो है वो एक फॉर्म 13F रहता है ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसके तहत वो रिटर्निंग ऑफिसर को अप्लाई करेंगे, और मतलब किसी भी अपनी जगह पे, मतलब जिनको उनको प्रॉक्सी बनाना है, तो ऐसे किसी पर्सन को वो अपॉइंट करेंगे इस फॉर्म के थ्रू। एंड जो प्रॉक्सी है उसको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ओके। तो उसको अप्रूव भी कौन करेगा, रिटर्निंग ऑफिसर, फाइन। अब नेक्स्ट वाज अबाउट नीला कुरिंजी। तो ये जो फ्लावर्स हैं, इनके ऊपर न्यूज़ थी, न्यूज़ क्या है मैं आपको बताऊंगी, पहले इनके बारे में देख लेते हैं। तो कुरिंजी या नीला कुरिंजी, और इन साइंटिफिक नेम याद रखना, स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियानस। ये इसलिए याद रखना क्योंकि मतलब पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, हर किसी को जैसे सीमाई करुवेलम ट्री नाम याद था, लेकिन उसका जो साइंटिफिक नेम है, ओके, आई थिंक इट इज़ प्रोसोपिस जूली फ्लोरा, वो मतलब याद नहीं था, और उन्होंने साइंटिफिक नेम दे दिया था, बिकॉज ऑफ विच मैनी स्टूडेंट्स गॉट कन्फ्यूज्ड, ओके। तो इसका साइंटिफिक नाम भी याद रखना, स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियानस। और ये एक श्रब है जो कि वेस्टर्न घाट्स जो साउथ इंडिया में, वहाँ के शोला फॉरेस्ट में पाया जाता है, ओके। शोला फॉरेस्ट्स कौन से होते हैं, ये ग्रासलैंड और फॉरेस्ट के मिक्स होते हैं, और मतलब यहीं पे ही पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स के सदर्न पोर्शन में पाए जाते हैं, और ये एक पर्टिकुलर हाइट पे होते हैं, ओके। मतलब ग्रासलैंड्स, और बीच बीच में इनके ट्रीज वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, सो दीज आर कॉल्ड शोला फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं आपके कुरिंजी या नीला कुरिंजी। अब नीलगिरी हिल्स भी जो है, जिसका लिटरली मीनिंग होता है ब्लू माउंटेन्स, दे गॉट देयर नेम फ्रॉम द पर्पलिश ब्लू फ्लावर ब्लॉसम्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स, ठीक है। तो इस साल लास्ट ईयर ये ब्लॉसम किए थे, और ये 12 साल में एक बार करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 7 साल में भी एक बार ब्लॉसम करते हैं, और फिर दे डाई, और फिर उनकी फिर से स्प्राउट करेंगे और साइकिल चलती रहती है, ओके। अब जो पलियन ट्राइबल पीपल हैं तमिलनाडु में रहने वाले, वो कुरिंजी जो श्रब है उसको एज अ रेफरेंस यूज़ करते थे टू कैलकुलेट देयर एज।
तो मतलब ऐसा हो गया कि मतलब 3 बार हमने नीलकुरिंजी फ्लावर्स को ब्लॉसम होते हुए देख लिया है आफ्टर द बर्थ। तो मतलब लाइक 36 ईयर्स या इस तरीके से। तो पलियन ट्राइबल पीपल इसको रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे वाइल्ड फायर हुई थी, जिसकी वजह से अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जो यहाँ के जो स्प्राउट्स हैं और जो वहाँ पे जो सीड्स होने चाहिए, जो मतलब यहीं इसी एरिया के एंडीमिक है यानी इसी रीजन तक सीमित है, वो पूरे हट गए होंगे। ठीक है, तो ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि अगले सीजन में या अगले बार जो है वो ब्लॉसम नीलकुरिंजी नहीं करेगा। ओके। और इसका एक और इसमें आया था, स्टडी आई थी कि कुछ लोगों का मानना है कि ये फायर क्यों लगाई गई थी, क्योंकि नीलकुरिंजी जो है ये कुरिंजी सेंचुरी में आते हैं। ठीक है, तो वो एरिया ऑब्वियस सी बात है प्रोटेक्टेड है। तो अगर मतलब वो सेंचुरी हो जाती है तो वहाँ के जो लोकल पीपल हैं वो वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लाइक फार्मिंग और एनीथिंग एल्स वो नहीं प्रैक्टिस कर सकते। तो उनका एरिया रिस्ट्रिक्ट ना हो ये कुरिंजी फ्लावर्स की वजह से, इसकी वजह से उन्होंने उस एरिया में ही आग लगा दी, ऐसा एक एस्टिमेट है। ओके। नाउ 2000 मलेशियन ओपन बैडमिंटन अभी कंक्लूड हुआ है, जिसके विनर्स देख लेते हैं। तो मैन सिंगल में लिन डैन, ये चाइना के थे और चाइना के हैं, और विमेन सिंगल में जीती हैं ताइवान की ताई जू यिंग। ओके। और मलेशिया ओपन जो है ये एनुअल बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, 1937 से होता आ रहा है, और इसको मलेशिया सुपर सीरीज भी कहा जाता है। ओके। अब इंडिया हैज़ इवैक्यूएटेड पीस कीपिंग सीआरपीएफ कंटिजेंट फ्रॉम त्रिपोली, लिबिया। तो अभी लास्ट वीडियो में जो 6-7 अप्रैल का देखा था उसमें भी हमने काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें देखी थी। तो यहाँ पे भी ये त्रिपोली लिबिया सिविल वॉर जो है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो याद ये रखना है कि इंडिया ने अपने पीस कीपिंग फोर्सेस को वहाँ से हटा लिया है। एंड दिस इज़ द मैप ऑफ लिबिया, और साइड में जो बॉक्स बना हुआ है इसमें मतलब आप देख सकते हो कि लिबिया की पोजीशन क्या है। ओके। तो ये अभी किया क्यों है, यहाँ से फोर्सेस हटाए क्यों है इंडिया ने, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो यहाँ पे अचानक से वर्सेंड हो रही है। ओके। अब लिबियन क्राइसिस जो है वो 2011 से चला आ रहा है। हमने देखा था अरब स्प्रिंग भी जो है कहाँ से स्टार्ट हुई थी, टूनीशिया से स्टार्ट हुई थी, और वो लेट 2010 से ही स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो उसी टाइम पे मतलब क्या हो रहा था कि जो मतलब एंटी गवर्नमेंट टाइप की अपराइजिंग थी, जहाँ पे गवर्नमेंट के जो भी मतलब गवर्नमेंट के अथॉरिटी में है उनको हटाया जा रहा था। ओके। तो दिस वाज अ सिविल अपराइजिंग, और लिबिया में भी ये हुई थी, जहाँ पे काफ़ी टाइम से डिक्टेटर रहे थे गद्दाफी, उनको उनकी गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, एंड द डिक्टेटर वाज किल्ड। ओके, ही वाज अ लॉन्ग रूलिंग, मतलब 1959 और 1969 से ये रूल कर रहे थे 2011 तक। और इनकी रेजीम जो है वैसे काफ़ी अच्छी भी मानी जाती, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों पे वर्क किया था पब्लिक के लिए, जैसे एजुकेशन वगैरह कंपलसरी रखी थी बोथ फॉर गर्ल्स एंड फीमेल्स, और हेल्थ वगैरह की फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी थी, और मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने पब्लिक के लिए की थी। लेकिन वही था कि जैसे हाउसिंग के लिए बात हुई थी इनके रेजीम में कि सबको हाउसिंग दी जाए, और तो वो चीज़ पूरी तरीके से अकम्प्लिश नहीं हो पाई थी। और इसके अलावा कुछ और दिक्कतें भी थी, जैसे इंटरनल रिप्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से ही क्राइसिस शुरू हुआ। ओके। और गद्दाफी को फाइनली हटा दिया गया था। और इसमें भी जो है जैसे हमने यमन में देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी मल्टीपल रूल्स हैं। तो लिबियन नेशनल आर्मी जो है वो यहाँ पे गवर्न करती है इन द ईस्ट ऑफ लिबिया। तो ये जो आपको रेड वाला पोर्शन, ऑरेंज वाला पोर्शन दिख रहा है, दे आर रिबेल हेल्ड टाउन्स एंड एरियाज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको साइड में ईस्टर्न साइड पे तोब्रुक दिख रहा होगा, तो वो यहाँ से रूल करते हैं। और वैसे ही जो गवर्नमेंट और यूएन बैक्ड जो है वो त्रिपोली से रूल करते हैं ऑन द वेस्टर्न साइड।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड, तो वो वेस्टर्न साइड पे रूल करती है फ्रॉम त्रिपोली। अब सडनली जो बात कही थी वो क्या हो रहा है, तो जो एलएनए है यानी ईस्टर्न साइड वाली गवर्नमेंट, वो कोशिश कर रही है पूरा जीएनए को भी ऑक्यूपाई करने की। ओके, सो बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस इंडिया अभी अपना सीआरपीएफ फोर्स को इवैक्यूएट कर रहा है वहाँ से। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक इट। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए, और हमारे वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। एंड कीप लविंग अस एंड हैव अ नाइस डे।